नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश में कृषि। तो एग्रीकल्चर की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम डिटेल से बात करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात कर लेंगे एमपी की। तो पूरे देश के बीचों बीच इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है और इसी कारण से ये एक तरह से हृदय प्रदेश कहा जाता है। और मूल रूप से देखेंगे तो इस राज्य की जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है। तो कृषि प्रधान राज्य माना जाता है और इस कारण से देखें तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। जेबीए की बात करेंगे वो 45.43 है और प्राथमिक क्षेत्र के स्तर पर देखें तो विशेष रूप से कृषि और संबद्ध जो क्षेत्र है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलते हैं। यहाँ की जो भी जनसंख्या है उसकी अगर बात करेंगे तो उस जनसंख्या के अधिकांश आबादी का जो प्राथमिक जो एक साधन है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है और राज्य की कुल जो आबादी है उसका अधिकांश जो हिस्सा है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो पूरी तरह से जिसकी निर्भरता किस सेक्टर पे है तो प्राइमरी सेक्टर पे है, यानी कृषि पर निर्भर वो पूरा कह सकते हैं कि पॉपुलेशन है। और मध्य प्रदेश को देखें तो सोया प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो जो मक्का है, सोयाबीन है, चना है, उड़द है, ये बड़े स्तर पे इनका उत्पादन होता है। और पूरे देश में देखेंगे तो जो एमपी है वो पहला स्थान रखता है मक्का, सोयाबीन, चना, उड़द के उत्पादन में, जबकि मूंग, मसूर, अलसी, तिल, छोटा जो बाजरा है इनके उत्पादन में जो एमपी की पोजीशन है वो क्या है, वो सेकंड है। और गेहूं, जौ, रमतिल जैसे जो उत्पादन है उसमें देश में तीसरा स्थान एमपी का आता है। इसके अलावा दलहन और तिलहन में देखेंगे तो पूरे देश में दो चीज़ों में देखेंगे, दलहन और तिलहन दोनों के अगर उत्पादन की हम बात करेंगे तो इसके उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो स्थान आता है वो प्रथम आता है। तो भारत में अगर देखेंगे दलहन और तिलहन के उत्पादन के दृष्टिकोण से, यानी जो दालें हैं और जिनसे तेल निकाले जाते हैं, तो ऐसे उत्पादन में एमपी पूरे भारत में पहले स्थान पे है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है। कुल अगर खाद्यान्न के उत्पादन में देखें, ये भी एक डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कुल खाद्यान्न उत्पादन की हम बात करेंगे तो कुल देश में खाद्यान्न उत्पादन में भारत में अगर एमपी की स्थिति की बात करें तो ये दूसरे स्थान पे आता है। सेकेंड पोजीशन पे जो स्टेट है उसमें एमपी की पोजीशन आती है। और दूसरी तरफ अगर अनाज के उत्पादन की बात करेंगे कि अनाज के उत्पादन में जो एमपी है, एमपी का जो स्थान है वो कौन सा है, किस पोजीशन पे है, तो यहाँ पर थर्ड कह सकते हैं कि लार्जेस्ट जो अनाज है उसके प्रोडक्शन स्टेट के रूप में एमपी को जाना जाता है। कुछ और आंकड़ों पर हम बात कर लेंगे, जैसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देखेंगे वर्तमान मूल्यों पर मध्य प्रदेश के जो क्षेत्रीय जो योगदान है उसमें अलग अलग स्तर पे देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी का जो योगदान है वो आप देखेंगे लगभग आधा है, 45.53% है। बाकी सेकेंडरी जो गतिविधियां हैं उनका जो योगदान है वो 18% है और जो टर्सरी है जिसमें 36% जो योगदान है उस रूप में जाना जाता है। तो ये बेसिक तौर पर देखें कि एमपी में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाएं होती हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो उनका जो योगदान है वो किस तरह का है। इसके अलावा कुछ और डेटा हैं, जैसे मध्य प्रदेश में एक वर्ष में 3 फसल ऋतुएं देखी जाती हैं और वे कौन सी हैं, तो खरीफ, रबी और जायद पूरे देश में ये देखी जाती हैं। खासतौर पे उनका जो पैटर्न है वो एमपी में भी देखने को मिलता है। और खरीफ की जो बुआई होती है वो किस समय होती है, तो गर्मी के समय जून जुलाई वाला जो समय है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि इस समय बारिश का भी मौसम हो जाता है। और इस फसल की जो कटाई होती है वो ठंड में होती है, अक्टूबर नवंबर के समय। जो प्रमुख फसलें हैं खरीफ की, तो सीधे कई बार आपसे फसल भी पूछ लेता है कि आखिर खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं, तो कौन सी होती है, तो आपको एकदम से याद होना चाहिए। चावल होती है, सोयाबीन होती है, ज्वार होता है, मक्का, मूंगफली, ये सारे क्या है, खरीफ की फसलें हैं।
इसके अलावा जो रबी की फसल है इसकी जो बुआई होती है ये अक्टूबर नवंबर में होती है, ठंड के समय होती है। और देखेंगे जब ठंड की शुरुआत होती है जैसे दिवाली का जो समय है उसी के आसपास ये सब देखने को मिलता है। और जो रबी की कटाई होती है फसलों की वो फरवरी मार्च में यानी गर्मी के स्टार्ट होने तक होती है। कौन सी महत्वपूर्ण रबी की फसलें? गेहूं, चना, जौ, मसूर, अलसी, सरसों। तो एक तरह से बेसिक स्तर पे नहीं होता है कि दो मेजर फसलें हैं, अनाज फसलें हैं, एक तो गेहूं है, दूसरा चावल है। तो चावल का जो संबंध है वो खरीफ का है, तो चावल के समय जो भी फसलें बोई जाती हैं वो सारी खरीफ की हैं, और गेहूं के समय जो बोई जाती है वो सब रबी की हैं। और तीसरी जो फसल होती है वो जायद होती है, ये मार्च और अप्रैल यानी कि खरीफ से पहले जो बुआई होती है वो जायद की होती है, और जो कटाई होती है वो मई और जून में होती है। और इसमें आप देखेंगे तरबूज, ककड़ी, खरबूजा ऐसे बहुत सारे फसलों का उत्पादन होता है। कुछ और डेटा है जैसे संचालन किसान जो कल्याण और कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश है उसकी जो आकस्मिक कार्य योजना 2024-25 है, इसमें अगर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की तो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर दिया गया है। कृषि योग्य जो रकबा है एमपी में, खरीफ का जो रकबा है, रबी का जो रकबा है, औसत जो वर्षा क्षेत्र है, कुल सिंचित जो क्षेत्र है उनके आंकड़े दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि आखिर एमपी में अगर आप देखेंगे तो कृषि योग्य जो रकबा है वो कितना है, खरीफ का जो रकबा है वो कितना है, रबी का जो रकबा है वो कितना है, और फिर आप देखेंगे कि ओवरऑल औसत जो वर्षा है वो दी गई है। तो यहाँ आप देखेंगे खरीफ और रबी में तो रबी का जो रकबा है वो अधिक है, यानी कह सकते हैं कि खरीफ की जो फसलें हैं उनका जो उत्पादन है वो एमपी में अधिक होता है। कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे तो एमपी के महत्वपूर्ण जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसमें 11 जलवायु क्षेत्रों का एक तरह से वर्गीकरण दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जैसे मध्य प्रदेश में देखेंगे तो जो भी फसल प्रतिरूप है ये क्या है, जो पैटर्न होता है, जो प्रतिरूप होता है वो कुछ खास कारकों पर देखने को मिलता है। फसल प्रतिरूप कहने का मतलब होता है कि अगर एक किसी बड़े क्षेत्र की बात करें तो एक तो समय के हिसाब से वहाँ पर कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, किन क्षेत्रों के स्तर पे ये फसलों का जो पैटर्न है वो बदलते रहता है, तो वो अलग अलग कारकों पर डिपेंड होता है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण तौर पे देखेंगे जो फिजिकल कारक हैं, जिसमें आप देखेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सी आपको देखने को मिलेगी, तो वो मृदा के स्तर पे देखने को मिल सकती है कि आखिर मृदा किस तरह की है, उसके आधार पर वहाँ पर फसलों का चयन किया जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है वो भी क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है। अब इसमें कई सारे कारक हो सकते हैं जलवायु में, जैसे पहला तो एक तापमान ही हो सकता है कि आखिर टेम्परेचर क्या है, प्रेसिपिटेशन यानी कि जो वर्षा है, वर्षा की जो मात्रा है वो किस तरह की है, तो ये बहुत हद तक डिसाइड करते हैं फसलों के उत्पादन को। कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर हैं, ऐतिहासिक कारक हैं जो किसानों के द्वारा कह सकते हैं कि जो एक भूमि स्वामित्व की जो बात की जाती है वो एक बड़ा कारण कहा जा सकता है अलग अलग स्तर पे जो क्रॉप पैटर्निंग है। इसके अलावा देखें जो भी कृषि पद्धतियां हैं, जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर आप देखेंगे कि क्या है कि अभी भी परंपरागत तरीके से कृषि की जाती है, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मॉडर्न आधुनिक तकनीक, आधुनिक सिंचाई जो साधन है, आधुनिक फर्टिलाइजर्स हैं, इन सब आधुनिक तकनीकों के आधार पर कृषि की जाती है। तो ये भी एक तरह से निर्धारित करते हैं एग्रीकल्चर पैटर्न को। आर्थिक कारक महत्वपूर्ण, इस समय एक महत्वपूर्ण कारण कारक दोनों हैं, क्योंकि देखिए जहाँ भी सिंचाई जो इरिगेशन है, इरिगेशन के जो अवसंरचना है अगर उसका सही तरीके से जो विकास हुआ है तो उस कारण से देखेंगे तो कृषि क्षेत्र काफ़ी चेंज हुआ है। दूसरी बात कहें कि अगर कैपिटल है, जिस क्षेत्र में जो पूंजी है, पूंजी का जो निवेश बड़े स्तर पे हुआ है तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर गहन जो कृषि है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर कैपिटल का निवेश सही तरीके से नहीं हुआ है तो वहाँ क्या है कि इंटेंसिव या जो जीवन निर्वहन कृषि है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर कमर्शियल स्तर पे बड़े निवेश के द्वारा कृषि नहीं की जाती है तो वहाँ जो फसलों का उत्पादन होता है वो अपनी आजीविका, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जहां बड़े स्तर पे कैपिटल पूंजी का निवेश होता है वहां पर गहन कृषि देखने को मिलती है, और इस कृषि का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि तत्कालिक जो अपनी ज़रूरतें हैं वो तो पूरी हो ही, इसके साथ ही
इसका जो उपयोग है ये व्यावसायिक स्तर पे क्या किया जाता है कि करने के लिए इस तरह की जो कृषि है वो की जाती है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो भी एग्रीकल्चर पैटर्न को या क्रॉपिंग जो पैटर्न है उसको डिसाइड करती हैं। चावल, गेहूं, इनकी जो खुली खरीद है, किसानों के लिए अलग अलग जो नीतियां हैं, नीतियों का जो निर्धारण है, उनका जो रेगुलेशन है, ये बहुत हद तक आप देखेंगे कि फसल जो प्रतिरूप है, क्रॉपिंग जो पैटर्न है उसको डिसाइड करती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है जो मध्य प्रदेश में जो वहाँ फसल प्रतिरूप है वो बने रहने का कारण बनी हुई है। कृषि विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ क्षेत्रों में उत्तर में, जैसे एमपी का जो पूरा क्षेत्र है, इसके उत्तरी भाग में आप देखेंगे, उत्तर वाला जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर आप देखेंगे तो ज्वार, गेहूँ महत्वपूर्ण रूप से उत्पादन उनका किया जाता है। कौन से जिलों में? भिंड, मुरैना, सीहोर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये सब क्या है, ये बड़े स्तर पे यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो वीट है, जो गेहूँ है, उसके उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है। मध्य वाला जो क्षेत्र है, ये जो मालवा पठारी क्षेत्र है, इधर नर्मदा घाटी वाला जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में आप आएंगे तो आपको भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको एकदम से गेहूं बेल्ट के तौर पे जाना जाता है। तो बड़े स्तर पे गेहूं का उत्पादन होता है। और पश्चिम वाले क्षेत्र में आएंगे, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, चूँकि पहले हमने जब मिट्टी बताई थी तो मिट्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे, ये सबसे अधिक काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो देखने को मिलेगा। ऊपर थोड़ा सा हल्की काली मिट्टी, फिर बीच में डार्क वाली और फिर हल्की। तो मेजर तौर पे जो ये मालवा पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिम वाला जो एक तरह से एमपी का जो क्षेत्र है, मंदसौर, नीमच, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़े स्तर पे क्या है कि कपास का जो उत्पादन है, ज्वार का जो उत्पादन है, वो इस क्षेत्र में आपको, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कपास है, जो ज्वार है, उसका उत्पादन देखने को मिलेगा। और चावल गेहूं जो प्रदेश है, ये उत्तर में पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर, सिवनी, दक्षिण तक की जो पेटियां हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और संपूर्ण जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, ये जो एमपी का पूरब वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आएंगे तो चावल के बड़े पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सिद्धि है, रीवा है, शहडोल है, डिडोरी, मंडला, बालाघाट वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़े स्तर पे आपको राइस प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अगर एमपी के महत्वपूर्ण कृषि फसलों की बात करें तो जो मृदा है, जलवायु है, कृषि प्रणाली है, सरकार की नीतियां हैं, ये सब मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जो खाद्य और गैर खाद्य जो फसलें हैं, नकदी फसलें हैं, जो वाणिज्यिक फसलें हैं, उनका उत्पादन एमपी में किया जाता है। महत्वपूर्ण जो खाद्य फसलें हैं, जिसमें गेहूँ सबसे महत्वपूर्ण है, ये मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि अनाज खाद्य फसल है और समशीतोष्ण क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो गेहूं जो है, ये रबी का जो मौसम है उसी समय क्या किया जाता है, ये उत्पादित की जाती है। पहले हमने बताया कि खरीफ, रबी और जायद के बुआई का समय क्या होता है, कटाई का समय होता है। और दूसरी बात देखें तो गेहूं के लिए अगर हम देखेंगे कि आखिर जो प्रेसिपिटेशन है, या कह सकते हैं कि जो औसत वर्षा है, उसकी कितनी ज़रूरत होती है, तो आप देखिए गेहूं के लिए 100 सेंटीमीटर जो औसत वर्षा है उसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर गेहूं की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का चंबल और नर्मदा जो घाटी है, या पूर्वी जो मालवा जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो जलोढ़क काली मृदा है, उसमें बड़े स्तर पे जो गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। यानी आप देख सकते हैं जो एमपी वाला ये पूरा क्षेत्र है, ये मालवा का जो पठारी क्षेत्र है, ये बीच में नर्मदा घाटी जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। चंबल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े स्तर पे जो गेहूं है इसका उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि खास तौर पे मालवा क्षेत्र में जो इंदौर है, देवास है, रतलाम, उज्जैन, विदिशा, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण तौर पे गेहूं का उत्पादन होगा। और बीच वाला जो ये नर्मदा घाटी वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पर होशंगाबाद है, हरदा है, नरसिंहपुर है, कटनी, रीवा है, तो यहाँ भी आपको खास तौर पे गेहूं का उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर चावल क्षेत्र की बात करेंगे तो चूँकि चावल क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का एक फसल है, तो मध्य प्रदेश में जो भी चावल है ये खरीफ जो फसलें हैं उसके तहत इसको उत्पादित किया जाता है। इसके लिए भी ऑन एवरेज देखेंगे प्रेसिपिटेशन, वर्षा की जो मात्रा है वो औसतन 100 सेंटीमीटर चाहिए। सर्वाधिक जो चावल का
होता है वो बालाघाट, कटनी, सिवनी में होता है। और प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र हैं वैनगंगा जो नदी बेसिन क्षेत्र है, या फिर मैकाल जो पठारी क्षेत्र है पूरब वाला जो आप देखे हैं, बघेलखंड जो पठारी क्षेत्र है, कटनी, जबलपुर, रीवा पठार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो चावल है उसका उत्पादन बड़े स्तर पे किया जाता है। अगला जो खाद्य फसल है वो मक्का है। और ये देखें तो इस फसल का जो उत्पादन एमपी में होता है वो खाने के लिए भी होता है, चारे के रूप में भी उपयोग में इसका होता है। और अर्ध शुष्क जलवायु जो परिस्थितियां हैं, जो मृदा है, अगर मृदा की गुणवत्ता थोड़ा निम्न भी है तो वहाँ पर ये अच्छे से उत्पादित हो जाती है। मक्के को अनाज की रानी के नाम से एमपी में जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में चावल खरीफ मौसम की जो फसल है ठीक उसी तरह इसका भी उत्पादन बड़े स्तर पे होता है। सर्वाधिक जो मक्का का एमपी में उत्पादन होता है वो किस जिले में होता है, तो धार, छिंदवाड़ा जो बड़वानी है वहाँ पर इसका बड़े स्तर पे प्रोडक्शन होता है। और प्रमुख जो मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं अगर देखेंगे तो एमपी का जो ये पश्चिम वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको बड़े स्तर पे मक्के का उत्पादन होता है। और दक्षिण मध्य वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक तरह से ये मक्का बेल्ट के रूप में जाना जाता है। ज्वार की अगर हम बात करें तो मध्य और दक्षिण भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों की ये महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। और उत्तरी भारत, मध्य प्रदेश में एक खरीफ फसल के रूप में ये एक बड़े स्तर पर इसका उत्पादन होता है। सर्वाधिक जो ज्वार उत्पादक जिले हैं एमपी में खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा है। प्रमुख जो चावल उत्पादक क्षेत्र हैं निमाड़, मध्य सतपुड़ा जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर जो चावल का उत्पादन है वो किया जाता है। दलहनी जो फसलें हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो अरहर, चना, उड़द, मूंग और मसूर यानी जो महत्वपूर्ण जो दाल की फसलें हैं उनका उत्पादन होता है। और रबी खरीफ दोनों मौसम में क्या है कि दलहनी फसलें जो है वो बोई जाती हैं। चने की अगर बात करेंगे तो चने की जो खेती है ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खास तौर पे की जाती है। एक वर्षा आधारित फसल कही जा सकती है जिसकी खेती रबी मौसम में देश के मध्य पश्चिम और उत्तर पश्चिम भागों में बड़े स्तर पे किया जाता है। सर्वाधिक जो चने का उत्पादन एमपी में होता है किन जिलों में, तो छिंदवाड़ा, राजगढ़, उज्जैन में होता है। प्रमुख जो चना उत्पादक क्षेत्र हैं तो एमपी के अगर मध्य वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ भी चना का उत्पादन होता है। पूर्वी मालवा जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा बुंदेलखंड। और जो नर्मदा मध्य वाला जो क्षेत्र है, घाटी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी उत्पादन देखने को मिलता है। अगर अरहर की बात करेंगे तो देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, चाहे वो उपयोग की बात करें चाहे उत्पादन की बात करें। और मध्य प्रदेश में अरहर खरीफ मौसम की फसल मानी जाती है। सर्वाधिक जो अरहर का उत्पादन होता है वो छिंदवाड़ा में होता है, नरसिंहपुर में होता है और सिंगरौली में होता है। मध्य प्रदेश के नर्मदा जो बेसिन क्षेत्र है बीच वाला, ये आप देखेंगे ये जो मालवा पठार के थोड़ा सा और दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा सतपुड़ा और विंध्याचल वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बड़े स्तर पे अरहर का उत्पादन देखने को मिलता है। तिलहन की बात करेंगे कि अनाज के बाद जो मुख्य फसल है वो तिलहन है। तो मध्य प्रदेश में इसकी जो बुवाई होती है पहले हमने बताया कि रबी और खरीफ दोनों मौसम के समीप की जाती है। और प्रमुख जो तिलहन उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो चंबल घाटी वाला क्षेत्र है, मालवा पठारी क्षेत्र है, बैतूल, छिंदवाड़ा जो पठारी या मध्य जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। अब सोयाबीन की बात करें क्योंकि सोया प्रदेश के रूप में भी एमपी को जाना जाता है। और सोयाबीन जो है ये मुख्यतः शुष्क जो भूमि है उसकी वर्षा आधारित फसल के रूप में जानी जाती है। और सर्वाधिक जो सोयाबीन उत्पादक जिले हैं जिसमें धार, उज्जैन, मंदसौर आते हैं। और प्रमुख जो सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, बैतूल, छिंदवाड़ा जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया जाता है। कुछ कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं उनकी अगर बात करें तो उसमें कपास पहले नंबर पे आता है। सीमित स्तर पे आप देखेंगे तो एमपी में कपास का भी उत्पादन होता है। कपास जो है ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। इस फसल के जो देश में उत्पादक राज्य हैं उसमें आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना है। लेकिन एमपी में भी क्या होता है कि कपास का उत्पादन एक तरह से देखेंगे एमपी का जो दक्षिण वाला ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अगर देखेंगे तो कपास का जो उत्पादन है वो किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, काली मृदा सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। एमपी में देखेंगे खंडवा, खरगोन या फिर देखेंगे धार, बुरहानपुर ये कुछ क्षेत्र हैं। या निमाड़ का जो मैदान है, मालवा का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर कपास का उत्पादन एमपी में किया जाता है। अगर शुगर केन की बात करेंगे क्योंकि ये क्या है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है और वर्षा आधारित जो पारिस्थितिकी है उसमें ये उत्पन्न होती है। खेती जो है ये उप आर्द्र और आर्द्र जलवायु में की जाती है। एमपी में अगर बात करेंगे तो जो नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है, छिंदवाड़ा है, बुरहानपुर है, बैतूल है, दतिया है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ज़िले हैं जहाँ पर गन्ने का जो उत्पादन है वो बड़े स्तर पे किया जाता है।
अन्य जो फसलें हैं, अफीम, अफीम एक क्या है, अवसादक है, आप समझ सकते हैं। वैज्ञानिक जो नाम है इसका पेपवर जो सोमनीफेरम है। मध्य प्रदेश में प्रमुख उत्पादक जो ज़िले हैं वो 2 हैं बड़े स्तर पे। ये दोनों क्या है, अफीम के उत्पादन के लिए एमपी में फेमस हैं। और गांजा की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में उत्पादक जो ज़िले हैं उसमें खंडवा और जो बुरहानपुर हैं ये फेमस माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, ये जबलपुर में है। राजमाता विजया राजे सिंधिया जो कृषि विश्वविद्यालय ये ग्वालियर में है। कब स्थापित हुआ था? 2008 में हुआ था। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान जो केंद्र है ये इंदौर में देखें तो किया गया था सोयाबीन के अनुसंधान के लिए। राष्ट्रीय खरपतवार जो विज्ञान अनुसंधान केंद्र है ये जबलपुर में स्थापित किया गया था 1989 में। कृषि अभियांत्रिकी जो अनुसंधान संस्थान है वो भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो सोशल साइंस है ये भोपाल में स्थापित हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा जो सोयाबीन संयंत्र है वो उज्जैन में स्थापित किया गया है। ऐसे और भी संस्थान हैं जैसे कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र है, डेयरी स्टेट केंद्र है, कपास अनुसंधान केंद्र है। प्रदेश का पहला जो सैलरी जो जैविक खाद्य संयंत्र है वो भोपाल में स्थापित हुआ है। गन्ना अनुसंधान जो केंद्र है ये बोहानी नरसिंहपुर में स्थापित किया गया है। तो ऐसे ये जो संस्थान हैं उनको एक बार आप देख लेंगे जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने मध्य प्रदेश के जो भी कृषि फसलें हैं उनके बारे में डिटेल से हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।